हिमाचल के तमाम इलाके जहां सर्द हवाओं की चपेट में जकड़े हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं इन सर्द हवाओं के बीच नई पीढ़ी की प्रतिभा को उभारने की कोशिश की है सरकार के भाषा और संस्कृति विभाग ने। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बर्फ की चादर से लिपटा गेयटी थिएटर बाहर से बेशक सर्दी का एहसास करा रहा हो, लेकिन अंदर का नजारा तो कुछ और ही है। इसके पीछे वजह है यहाँ चल रही डांस और पेंटिंग की क्लास। इधर डांस हो रहा है तो उधर चित्रकला को निखारा जा रहा है। कोई इंसान का चेहरा बना रहा है तो कोई कुदरत के रंगों को उभार रहा है, तो वहीं कुछ आशियाना बना रहे हैं। शिमला में आजकल स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में माँ बाप के लिए समस्या है कि बच्चों की बोरियत को दूर कैसे करें। तो ऐसे में सरकार का भाषा विभाग सामने आया और इस कार्यक्रम के आयोजन से सबकी मुश्किलें दूर कर दी। हर साल भाषा विभाग के द्वारा यहाँ पे विंटर क्लासेस, हॉबी क्लासेस चलाई जाती है। बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर रुचि ले रहे हैं इसमें, जबकि यहाँ पे मौसम काफी खराब रहा, उसके बावजूद भी बच्चों की स्ट्रेंथ में कमी नहीं है। भाषा कला संस्कृति विभाग द्वारा शीतकालीन हॉबी क्लासेस जो विशेषकर बच्चों के लिए शुरू की गई हैं, जिसमें 3-4 सब्जेक्ट शुरू किए गए हैं। इसमें विशेषकर हमारी चित्रकला, पेंटिंग क्लासेस, नृत्य कला, एक्टिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट की अलग अलग समय में क्लासेस चलाई जा रही हैं। इधर बच्चे भी इन क्लासों में बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उनके लिए तो ये मौका किसी वरदान से कम नहीं है। इन क्लासों में हर रोज कुछ नया भी सीख रहे हैं। हम यहाँ ड्राइंग क्लासेस आ रहे हैं, हॉबी क्लासेस। यहाँ हम ड्राइंग सीख रहे हैं और आजकल बर्फ पड़ी हुई है, फिर भी हम लोग यहाँ आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम क्लासिकल डांस के लिए आते हैं सब लोग। हमारी छुट्टियाँ जो स्कूल्स कॉलेजेस में हैं, वो सब यहाँ पर हम यूटिलाइज कर रहे हैं। बेशक शिमला की सर्दी में बच्चों के लिए बाहर घूमना मुश्किल है, लेकिन इन क्लासों में शिरकत करके वे एक नई तरह का अनुभव तो कर ही रहे हैं। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। उधर अभी भी ऊपरी शिमला के लोग करीब 11 दिनों पहले हुई बर्फबारी से उबर नहीं पाए हैं। वजह राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का पूरी तरह से खुल ना पाना। इससे न सिर्फ ऊपरी शिमला के लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि पर्यटक भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के ताजा हालात। बर्फबारी के कई दिन बाद भी यहाँ हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। सड़क पर बिछी बर्फ की चादर की वजह से कुफरी में कई किलोमीटर तक का जाम लग रहा है। कई बार तो लोगों को इस जाम में 2 से 4 घंटों तक खड़ा होना पड़ता है। कुफरी पर्यटन स्थल है, ऐसे में यहाँ वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियां यहाँ आती हैं, लेकिन सड़क पूरी तरह साफ न होने की वजह से लोगों के लिए दिक्कतों का ढेर लग गया है। मैं टूरिस्ट लेकर आया हूँ, मेरे से 1-2-2.5 घंटे हो गए। यहाँ पर बहुत परेशानी आ रही है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है। घंटों तक लगने वाले इस जाम से न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि कुफरी में बर्फ का दीदार करने आ रहे पर्यटक भी मुश्किल में हैं। इस हालात के लिए वे प्रशासन के रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पे स्नोफॉल देखने आए थे, बट स्नोफॉल तो है ही नहीं, तो फिर हमने सोचा कुफरी चले जाते, वहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत स्नो है। बट यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम है कि हमें वापस ही जाना पड़ रहा है। 2 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस है देखने के लिए, और हम अब वापस ही जा रहे हैं फाइनली। और सारा मजा खराब हो गया, पूरा ट्रिप खराब कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात अगर ऐसे हैं तो शिमला के भीतरी इलाकों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी हिमाचल। अब राष्ट्रीय खबरें। करीब 10 साल पुराने ताज कॉरिडोर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को जोर का झटका दिया है। कोर्ट ने मायावती को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ राज्यपाल की इजाजत के बगैर ही केस क्यों नहीं चलाया जाए। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक, मोहब्बत की अपनी तरह की इकलौती यादगार ताजमहल देखने की ललक दुनिया के हर इंसान की होती है। लेकिन ताजमहल से जुड़ी परियोजना के सिलसिले में सोमवार को जारी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए सिरदर्द बन सकता है।
साल 2002 में यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने आगरा में विश्व धरोहर ताजमहल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 175 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की थी। आरोप लगा कि पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिले बिना ही सरकारी खजाने से 17 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए। 2007 में सीबीआई ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में मायावती और उनके तत्कालीन मंत्री नसीमुद्दीन के खिलाफ फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए गए। सीबीआई कोर्ट ने जून 2007 में राज्यपाल से मुकदमे की इजाजत लेने को कहा, लेकिन यूपी के तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने मुकदमा चलाने की इजाजत से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किए हैं। सीबीआई ने केस में मायावती कैबिनेट में तत्कालीन मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट के नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने कोर्ट के रुख पर खुशी जताई है। हमें तो खुशी है कि जो बात हम लोग कहते थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कही। समाजवादी पार्टी ने उस समय भी इस बात का विरोध किया था। वहीं कांग्रेस इस पर कुछ भी कहने से बच रही है तो बीजेपी उसे भी कटघरे में खड़ा कर रही है। ये कोई कार्यपालिका का या किसी सरकार का कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। अब ये तो न्यायपालिका का एक फैसला है। ये बात सही है कि बीएसपी और मायावती जी के शासनकाल में जनधन की खुली लूट हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करने के मामले में दोहरा चरित्र अपनाती है। मायावती को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने की वजह से केस शुरू नहीं करने की सीबीआई की विशेष अदालत की दलील को सही ठहराया था। अब ताज कॉरिडोर का जिन्न 10 साल बाद फिर मायावती के सामने खड़ा हो गया है। 20 दिन बाद आखिर जम्मू के पुंछ और पीओके के रावलकोट के बीच राह-ए-मिलन बस सेवा फिर से शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना के हमले में 2 भारतीय फौजियों के शहीद होने के बाद बने तनाव के बीच ये बस सेवा पाकिस्तान की ओर से बंद कर दी गई थी। कल से दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार शुरू हो जाएगा। शहीद लांस नायक हेमराज और सुधाकर के परिवारों के दर्द के साथ जब देश के लाखों लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा तो जम्मू के पुंछ और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट के बीच चलने वाली राह-ए-अमन बस सेवा पर ब्रेक लग गए। अब 20 दिन बाद पुंछ के चक्का दबाग इलाके में ये चहल पहल दोबारा नजर आई है। बस सेवा बंद होने की वजह से भारत में 109 पाकिस्तान नागरिक और पीओके में 108 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। सोमवार को दोबारा चली बसों में भारत से 85 और रावलकोट से 68 यात्री सवार हुए। अब बस सर्विस जो कि पिछले चंद दिनों से बंद थी, जो कि एलओसी पर डिस्टर्बेंसेस की वजह से बंद कर दी गई थी, उसको आज रिज्यूम किया जा रहा है। तो उसी के तहत जो कि पीओके साइड से यहाँ से लगभग 109 पैसेंजर्स जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को मिलने आए हुए थे, तो उनमें से लगभग 85 लोग जो हैं जिनका टेन्योर ड्यू था, आज वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। दोनों जगहों के लोगों को बस सेवा फिर शुरू होने से राहत मिली है। लोग खुश हैं। वे चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरें। अगर जंग करनी ही है तो महंगाई और गरीबी के खिलाफ हो। मुझे इस चीज की खुशी है कि ये वापस कारवां खुल गया है और हमें दोनों हुकूमतों से ये तवक्को करनी चाहिए कि आइंदा इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए। बॉर्डर की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक दफा फिर अमन की तरफ निकले हैं, एक दफा फिर मोहब्बत की तरफ निकले हैं, एक दफा फिर भाईचारे की तरफ निकले हैं। मंगलवार से दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार भी दोबारा शुरू हो जाएगा। इस पर भी पाकिस्तान की ओर से ही रोक लगाई गई थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। चीन में एक सड़क हादसे की तस्वीर तो यही कह रही है। हादसा झिंजियांग प्रांत के लिनहाई शहर में हुआ, जहां नेशनल हाईवे पर एक बड़ा ट्रक पलट गया। इसकी चपेट में आकर जहां एक मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बचा, वहीं ट्रक ड्राइवर ने भी किसी तरह से सीट के नीचे दुबककर जान बचाई। ये तस्वीरें चीन की है, जहां पर एक बाइक सवार का सामना मौत से हुआ और उसकी जान बाल बाल बच गई। ड्राइवर के मुताबिक 19 टन के कंटेनर के साथ जैसे ही ट्रक ने एक मोड़ पर टर्न लेने की कोशिश की, वो पलट गया। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं और बाल बाल एक बाइक सवार बच गया।
昨天下午2点半左右，在104国道许氏村路段发生一起。 ऑस्ट्रेलिया का खूबसूरत शहर क्वींसलैंड इन दिनों बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख घरों की बिजली काट दी गई है। दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड का वुडबर्ग शहर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 1200 घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यू साउथ वेल्स के विंस्टर इलाके में कई घर पानी में डूब चुके हैं। यहां बचाव दल ने पानी में डूब चुके घरों की छतों में बैठे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। बाढ़ के पानी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि क्वींसलैंड के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने न्यू साउथ वेल्स समेत कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। मलेशिया में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार थाईपुसम श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजधानी कुआलालंपुर के प्रमुख हिंदू मंदिर में भगवान मुर्गन की पूजा के लिए हजारों श्रद्धालु जमा हुए। श्रद्धा के इस रंग को देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी भी आए। मलेशिया की कुल आबादी में 6.3% हिंदू हैं।